हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। तो हमने एक जो चैप्टर हमारा स्टार्ट किया थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन उसके पार्ट नंबर 4 को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जो हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होते हैं, और इससे पहले हमने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और कांस्टेंट रिटर्न्स जो हमने डिटेल स्टडी के अंदर देख लिए थे कि एक तो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होते हैं, इसकी हमने स्टडीज़ कर ली थी। एक हमने कांस्टेंट रिटर्न्स की हमने स्टडी कर ली थी। वैसे तो आपकी जो क्लास है बीकॉम की, उसके अंदर हमने इन दोनों को क्लास के अंदर भी कर लिया था, लेकिन जो बीए के बच्चे हैं उन्होंने इस चीज़ को अभी स्टडी नहीं किया था। तो एक तो आपका जो बीकॉम की क्लास है उसके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जो बीए के बच्चे हैं वो इसको आगे फर्दर पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसका बेसिकली जो मीनिंग है वो क्या है कि जब आप जो इनपुट्स हैं हमारे पास, जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हम यूज़ करते हैं, तो अगर आप उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक लिमिट के बाद अगर आप इंक्रीज़ करते हैं, कि इट मीन्स कि अगर आप लेबर की एक्स्ट्रा यूनिट का आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस यूनिट के साथ में जो आपका प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ तो होता है, बट उसकी जो रेट है वो रेट क्या होती है, आपकी डिमिनिशिंग होती है। ये डिमिनिशिंग जो रेट होती है, इट मीन्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि चलिए इसको आगे हम वैसे टेबल से देख लेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे कि एक तो आपकी इसकी रेट जो है वो डिमिनिशिंग होती है, कि आपकी जो रेट है वो कम होगी, प्लस यहाँ पे जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे आपका एक हम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर जो फिक्स फैक्टर के साथ हम यूज़ करते हैं, तो हमें जो आउटकम मिलता है वो क्या मिलता है, डिमिनिशिंग रेट से मिलता है। क्योंकि एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हम पढ़ते हैं, यानी कि जो हमारे पास परिवर्तनशील साधन जो हैं, लॉ ऑफ जो आपका परिवर्तनशील साधन है, उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि ये एक तो इम्प्लीमेंट होता है शॉर्ट रन के अंदर, यानी कि आपके पास क्या है, एक अल्पकाल के अंदर, ये अल्पकाल के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। और इसके अंदर क्या है, दो चीज़ें हम पढ़ते थे कि आपके पास एक तो फिक्स फैक्टर होते हैं और एक वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। तो आपके पास जो फिक्स फैक्टर है उसके साथ में जब हम वेरिएबल जो फैक्टर्स हैं जब उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो की कंडीशन, तीन टाइप की कंडीशन हमने पढ़ी थी। कि फर्स्ट कंडीशन तो थी कि जब आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़े, कि जैसे जैसे आप इंक्रीजिंग रेट से आपका क्या है, बढ़ता है। कि जैसे आप एक फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की आप यूनिट को एक्स्ट्रा लगाते हैं, वन लेबर, फिर अपने 2, 3, 4, 5, जब आप इस तरीके से लगाते हैं तो आपका जो प्रोडक्शन था वो बढ़ता है। कैसे, 10, 15, 25, 40, उसके बाद आपका 60। तो ये क्या है, हर बार इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। पहले 5 था, फिर हमारे पास 10, फिर ये 15 बढ़ा और फिर 20। तो जैसे जैसे आप एक एक्स्ट्रा लेबर को आप यूज़ करते हैं तो आपके पास जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो इसी के साथ में एक चीज़ हमने और पढ़ी थी कि ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपकी कॉस्ट है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। सेकंड जो कंडीशन हमने पढ़ी थी कांस्टेंट की, कि आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट किस केस में होता था कि जब आप एक एक्स्ट्रा लेबर को आप यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग, जो आपका कांस्टेंट रेट है उससे बढ़ेगा। जैसे 10 है, 15 हो गया, 20 के बाद आपका 25 और 30। जब आप इसमें चेंज की बात करेंगे तो हर एक कंडीशन में आपका जो चेंज होता है वो किसके इक्वल है, 5 के। जब आप इनका गैप देखेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 5 के। तो आपका सेकंड कंडीशन में आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट कॉस्ट जो रेट है उससे बढ़ता है। और यहाँ पे जो आपकी एवरेज कॉस्ट जो होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है आपकी, वो आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो ये भी क्या है, आपके पास कांस्टेंट होती है।
और डिमिनिशिंग का अभी हमने डिस्कस कर लिया, तो इसको हम टेबल से देखते हैं कि व्हाट इज़ डिमिनिशिंग लॉ। बेसिकली इस लॉ को फर्स्टली एक्सप्लेन किया था टॉरगोट, एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने, ये एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रहे हैं। इसके बाद जो है डेविड रिगार्डो हैं, और जो हमारे पास अल्फ्रेड मार्शल हैं। इन इकोनॉमिस्ट ने क्या है इसको स्टडी किया, और इन्होंने जो स्टडी करी वो कॉन्टेक्स्ट में करी थी किसके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर इन्होंने इस स्टडी को किया। यानी कि जो आपका कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र के अंदर इन्होंने इस लॉ का एप्लीकेशन करके देखा। और ना केवल ये आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इम्प्लीमेंट होता है, बल्कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जो आपका इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी ये लॉ अप्लाई होते हैं। तो ये किस तरीके से एप्लीकेबल होते हैं उसको हम आगे स्टडी करेंगे। इन्होंने भी क्या बताया कि जैसे जैसे आप एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर का आप यूज़ करते हैं, आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो एक टाइम पीरियड के बाद जो उसकी रेट है इंक्रीज़ करने की, वो डिमिनिशिंग होती है। तो इसकी जो रेट होगी वो क्या होती है, आपकी डिमिनिशिंग। यानी कि वो आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ तो होता है, लेकिन उसकी रेट क्या होगी, आपकी कम हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का जो इम्प्लीमेंटेशन था इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर किया। अगर हम बात करें इनकी अजम्पशंस की, तो इनकी अजम्पशंस क्या थी कि एक तो मेन अजम्पशन थी कि ये एप्लीकेबल होता है ओनली वन फैक्टर जो वेरिएबल होगा वो, और बाकी अदर फैक्टर को इन्होंने कांस्टेंट माना। कि जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मेनली जब हम इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या हैं, टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लेके चल रहे हैं। एक बेसिकली हम लैंड लेते हैं, या फिर हम इसमें कैपिटल को लेते हैं। लैंड या कैपिटल में से हम एक ले लेते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, हम लेबर को लेते हैं। और ये मान के चलते हैं कि जो आपके पास लैंड है उसको हमने फिक्स फैक्टर मान लिया, दूसरा हमारे पास जो लेबर है उसको हमने एक वेरिएबल फैक्टर जो है वो मानना है। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका लैंड है वो हमने फिक्स मान लिया, और दूसरा हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल फैक्टर्स है। उसके बाद सेकंड जो अजम्पशन है इसकी वो ये है कि आपका नो चेंज इन टेक्नोलॉजी की, जो आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। जो वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है, वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, कि ये इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे जो आपके इनपुट हैं वो उसको एक फिक्स अमाउंट में जो है वो यूज़ किया जाता है। ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस, इट मीन्स कि जितनी भी हम लेबर की यूनिट जो है वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लेबर हमने क्या लिया है, एक वेरिएबल फैक्टर लिया है। इट मीन्स कि आप जितनी भी यूनिट ऑफ लेबर की यूज़ करेंगे वो सारी की सारी यूनिट आपके पास क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, 3 लेबर और एक हमारे पास सी। जब हम बात करें इसकी, तो अगर हम ए की बात करें तो ये भी 10 यूनिट का प्रोडक्शन करता है, बी भी 10 यूनिट का, और जो आपके पास सी है ये भी क्या है 10 यूनिट का प्रोडक्शन करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो लेबर हैं वो होमोजीनियस हैं। तो इस टाइप की क्या है, हम अजम्पशंस की यहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद अगर हम इसको एक टेबल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो हमने क्या है, एक टेबल जो है उसके साथ हम इसकी स्टडी करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ लेबर को लिया है, यूनिट ऑफ कैपिटल को लिया है, टोटल प्रोडक्शन है हमारे पास, और मार्जिनल प्रोडक्शन है। कि अगर हम बात करें कि आपके पास हमने कैपिटल जो है उसको फिक्स अमाउंट में मान लिया कि कैपिटल की हम क्या है 1 यूनिट का यूज़ करते हैं। उसके साथ में हमने क्या है, जब हम रेशियो की बात करें तो हम फर्स्ट जो कंडीशन है कि हमने एक लेबर का यूज़ किया है एक लैंड के साथ या एक कैपिटल के साथ, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन किसके इक्वल है, 5 के इक्वल आता है। उसके बाद जब हमने सेम एक यूनिट कैपिटल के साथ जब हम लेबर की सेकंड यूनिट का हम यूज़ कर रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्शन हमारा किसके इक्वल है, 8 यूनिट के इक्वल। उसी तरीके से अगर हम थर्ड यूनिट यानी कि एक और एक्स्ट्रा लेबर का अगर हम यूज़ करें, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होकर कितना हो जाता है, 10। इस तरीके से जब हम लेबर को 4, 5, 6 इंक्रीज़ करते हैं, जो हमारे पास कैपिटल है उसको फिक्स मानते हुए, तो टोटल प्रोडक्शन हमारे पास कितना हो जाता है, 11, 12 और उसके बाद 10। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो अगर हम फोर्थ यूनिट की हम बात करें, तो फोर्थ यूनिट पे जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो कितना है, 11 है, और जो फिफ्थ यूनिट है उसके ऊपर भी हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना है, 11। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम लेवल पे अपने पे पहुँच जाता है।
दूसरा, अगर आप 6th लेबर की हम बात करें तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर हमने एक और एक्स्ट्रा लेबर लगाई 5 के बाद, तो टोटल प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होने के बजाय टोटल प्रोडक्शन आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और यहाँ पर आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आपका क्या है, कम हो जाता है। क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी पी अपॉन में डेल्टा एल। या फिर आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन। तो ये फॉर्मूला हम क्या है इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना है तो ये कैसे निकलता है, 8 माइनस 5 10 माइनस 8। तो ये हमारे पास इस तरीके से अगर आप निकालते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है, फर्स्ट हमारे पास डैश है क्योंकि हमारे पास इससे ऊपर कोई भी यूनिट नहीं है। तो अगर आप इसको 0 एज्यूम करते हैं तो ये 5 आ जाएगा, अदरवाइज आप हम इसको क्या है लीव भी कर सकते हैं। तो हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या है, पहले डिक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद ये 0 हो जाता है और फिर नेगेटिव है। जब आपका टोटल जो प्रोडक्शन है वो अगर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, जैसे पहले इसकी रेट कितनी थी, 3 थी, फिर ये कितना हुआ, 2 हो गया, और फिर क्या है ये 1 हो गया। अब एक चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे जैसे हमने एक लेबर की एक्स्ट्रा यूनिट यूज़ करी 1 2 3 तक, तो उस कंडीशन में क्या है, जो आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है कितना, पहले 3 हुआ, फिर उसके बाद 2 हुआ, फिर आपका 1। तो इसकी रेट क्या है, कंटिन्यूसली आप देख पा रहे हैं कि ये कम हो रही है। और जो आपकी 5th लेबर है उसके ऊपर जाके ये क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है वो कितना, 0 हो जाता है। अगर आप एक और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर का यूज़ करेंगे तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होकर 10 हो जाता है, और जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो आपका -1 होगा। तो ये चीज़ हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब इसको हम डायग्राम से देखते हैं कि डायग्राम में क्या है आपका, जब हम बात करते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर की, तो यहाँ पे हमने 2 डायग्राम्स लिए हैं। एक हमारे पास डायग्राम ए है, दूसरा हमारे पास डायग्राम बी। अगर हम डायग्राम के तो ए डायग्राम के ऊपर हमने 2 एक्सिस लिए हैं। एक हमारे पास ओ एक्सिस यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, इट मीन्स या आप इसको लिख सकते हैं यूनिट ऑफ लेबर, ये हमने लिया है। दूसरा हमारे पास OY एक्सिस है, OY एक्सिस के ऊपर हमने क्या है, टोटल प्रोडक्शन को लिया है। अगर हम बात करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन जो है पहले आपका इंक्रीज़ होता है किससे, डिमिनिशिंग रेट से, उसके बाद क्या है ये अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है। उसके बाद ये क्या है, धीरे धीरे क्या होगा, आपका टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। इट मीन्स कि ये अगर पी पॉइंट की हम बात करें तो पी पॉइंट वो है जो अभी टेबल में हमने देखा कि टोटल प्रोडक्शन क्या है आपका 11 के इक्वल है। उसके बाद आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्शन क्या है, 10 है। कि अगर आप कि हम बात करें कि मान लेते हैं आप जो लेबर यूज़ कर रहे हैं वो 11 यूनिट के ऊपर n यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप और एक एक्स्ट्रा लेबर हम यूज़ करते हैं और आपकी जो लेबर है न्यू उसको हम n1 तक इंक्रीज़ कर देते हैं कि आपने एक्स्ट्रा लेबर यूज़ करी। पहले आप यूज़ कर रहे थे कितनी, 10, आपने एक और एक्स्ट्रा यूज़ करी, 11 होगी। तो ये n को मान लेते हैं 10 और ये क्या है 11। तो आपने जो एक एक्शन करी है इस एक्स्ट्रा यूनिट 1 लेबर प्लस करने से आपका जो प्रोडक्शन है वो 11 से क्या हो गया, उल्टा 10 हो गया। तो आपका टोटल प्रोडक्शन क्या 1 हो गया। जब आप एक चीज, ये तो आपका हो गया टोटल प्रोडक्शन। दूसरा, अगर इसका हम रिलेशन देखें किसके साथ, मार्जिनल कॉस्ट के साथ, तो हम इसको भी क्या है डायग्राम से देख सकते हैं। डायग्राम आपका क्या बताता है कि हमारे पास 2 एक्सिस हैं, एक ओ एक्सिस है और एक OY एक्सिस है। अगर हम बात करें ओ एक्सिस की तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या है कि इसके ऊपर हमने क्या लिया है, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर में जे के अंदर यहाँ पे हम लेते हैं लेबर, और एक हमारे पास क्या है OY एक्सिस है जिसके ऊपर हमने लिया है मार्जिनल प्रोडक्ट को। तो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूसली जो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या होता है, कम होता है। जो अगर हम बात करें पीछे वाले टेबल की तो हमने वहाँ पे देखा था कि आपका मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, पहले 3 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 और उसके बाद 0, फिर ये क्या हो गया -1। कि जब आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, मीन्स यहाँ तक,
तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या होता है, इंक्रीज, यह क्या है पॉजिटिव तो होता है लेकिन इसकी रेट क्या होती है, डिक्रीजिंग होती है। तो ये कंडीशन क्या है आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन की, वो यहाँ तक है जब तक आपका मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है आपका पॉजिटिव है। सेकंड कंडीशन ये आती है कि जब आपका टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल पे होता है तो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, जीरो लेवल पे होता है। इट मीन्स यहाँ पर उसके बाद अगर आपका टोटल प्रोडक्शन को अगर आप फिर भी एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर आप यूज़ करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन आपका इंक्रीज़ होने की बजाय क्या हो गया था, 11 से यहाँ पर 10 हो गया था। तो इसी तरीके से आपका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो भी कितना हो जाएगा, -1। या जब आप एक और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर का यूज़ करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन आपका माइनस जो है वो चला जाता है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, मार्जिनल प्रोडक्शन आपका ज़ीरो भी हो सकता है और मार्जिनल प्रोडक्शन आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये तीनों ही कंडीशन क्या है मार्जिनल प्रोडक्शन के अंदर हो सकती हैं, जबकि आपका जो एवरेज प्रोडक्शन है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव रहता है। तो ये चीज़ आप नोटिस करेंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, जब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट की, इंक्रीजिंग कॉस्ट जो कॉस्ट है उसका मतलब क्या है कि अगर आप फिक्स यूनिट ऑफ जो आपके पास फिक्स यूनिट है किसकी, एक फैक्टर की मान लेते हैं हमारे पास क्या है, लैंड है, कि लैंड की हमने एक फ़िक्स यूनिट मानी कि तो हमारे पास क्या है, फिक्स यूनिट है। यूनिट ऑफ लेबर की बात करें तो लेबर की यूनिट जो है वो पहले हमने 1 यूज़ करी, 2, 3, 4 कि लैंड की फिक्स यूनिट के साथ हम वेरिएबल फैक्टर की क्या है कि इंक्रीजिंग यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो जो है पहले 40 थी, फिर 80 हो गई, फिर 120 और उसके बाद 160। और जो आपके पास टोटल प्रोडक्शन है वो पहले 5 था, फिर 8, फिर आपका 10 और फिर ये 20। तो अगर आप क्या है एवरेज कॉस्ट अगर आप निकालते हैं तो एवरेज कॉस्ट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम इसका जो फॉर्मूला हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन। तो हमारे पास पहली जो यूनिट है वो हमारे पास कॉस्ट की कितनी है, 40 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, यानी कि ये 40 डिवाइड बाई कर दें हम 5 के साथ, तो 40 डिवाइड बाई 5। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आती है कितनी, 8। इसी तरीके से 80 डिवाइड बाई हम क्या करते हैं 8, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 10। और इस तरीके से हम क्या है इसकी एवरेज कॉस्ट को निकाल सकते हैं। तो एवरेज कॉस्ट हमारे पास कितनी आती है, 8, 10, 12 और 14। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब आपका टोटल प्रोडक्शन क्या है डिमिनिशिंग रेट से बढ़, तो उस कंडीशन में आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। जैसे कि आप इस टेबल में भी देखेंगे, पहले आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी थी, 8, उसके बाद ये कितनी हो गई 10, फिर 12 और फिर ये 14। तो इसी चीज़ को हमने क्या है इस डायग्राम के अंदर भी दिखाया है कि आपका डायग्राम क्या शो करता है कि हमारे पास 2 एक्सिस है, एक ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है ओ वाई एक्सिस हमने लिया हुआ है। अगर हम बात करें ओ एक्सिस की तो यहाँ पे हमने यूनिट ऑफ लेबर को लिया है और ओ वाई एक्स के ऊपर हमने क्या है एवरेज कॉस्ट को लिया है। कि जैसे जैसे आप एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर का यूज़ करते हैं तो जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। यानी कि आपकी एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो क्या है, एक एक्स्ट्रा लेबर के साथ ये जो है वो इंक्रीज़ होती है। इट मीन्स कि अगर आप एक यूनिट ऑफ लेबर का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट आती है 8। सेकंड यूनिट ऑफ लेबर का अगर आपने यूज़ करा तो कॉस्ट आपकी 10 आती है। थर्ड लेबर का आपने यूज़ करा तो आपकी कॉस्ट आती है 12। तो ये उस चीज़ को शो करता है। और अगर आपने फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर का आप यूज़ करते हैं तो टोटल जो आपकी कॉस्ट आती है वो 14.54 आती है। ये कहता है कि जैसे जैसे अगर आप जो आपकी डिमिनिशिंग प्रोडक्शन है, डिमिनिशिंग रेट ऑफ प्रोडक्शन है, तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। और जो आपका कॉस्ट कर्व बनता है वो आपका इस तरीके से इंक्रीजिंग कॉस्ट कर्व जो है वो बढ़ के आता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके कॉज क्या हैं, किस कारण से ऐसा होता है, लो डिमिनिशिंग रिटर्न जो होता है ये आपका होता है फिक्स फैक्टर के कारण। कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या है एक लैंड एरिया है और ये रिक्वायरमेंट है कि इस लैंड के अंदर जो 5 लेबर हैं वो सफिशेंट होती हैं, यानी कि वो क्या है पर्याप्त हैं। अगर 5 लेबर से ज़्यादा, अगर 5 लेबर जो है वो इस लैंड एरिया का जो है
फुली यूटिलाइजेशन वो कर सकती हैं, फुली यूज़ वो इसको कर सकती हैं। अगर वो इसको फुली यूज़ कर रही हैं तो अगर आप इन 5 लेबर्स के से बढ़ा के लेबर्स को अगर आप 10 करते हैं तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फुली यूटिलाइजेशन की हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी 5 की। तो उसके बाद भी अगर आप लेबर बढ़ाते हैं तो या तो वो टोटल प्रोडक्शन को वो जो रेट होगी इंक्रीज़ करने की वो डिमिनिशिंग होगी, या फिर दूसरी कंडीशन ये होगी कि आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टोटल प्रोडक्शन में कमी भी आपकी हो सकती है। तो एक तो हमारे पास ये कारण है। दूसरा हमारे पास कारण आता है पुअर कोऑर्डिनेशन की, जो आपके के आप जो यूज़ कर रहे हैं लेबर का और जो आप रेशो यूज़ कर रहे हैं, अगर वो आपका सही नहीं हुआ कि एक रिक्वायरमेंट तो थी हमें कितना कि जैसे हमारे पास ये लैंड है कि इस एक लैंड के ऊपर हमें रिक्वायरमेंट थी कि 5 लेबर हम लगाएं, ये मैक्सिमम थी कि इससे ज़्यादा हमें लेबर की ज़रूरत इसके ऊपर नहीं पड़ती। बट फिर भी अगर हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा लेबर हम यूज़ करते हैं और उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा नहीं होता, वो काम नहीं कर पाएंगे कि अगर आपने 50 लेबर अगर आप इन्हें इसके ऊपर लगा दी तो 50 लेबर्स क्या हैं आपको प्रोडक्शन इंक्रीज़ करके नहीं दे सकती। तो एक आइडियल रेशियो का हमें जो है मेंटेन करके रखना ज़रूरी है, जितना इसके अंदर रिक्वायर्ड है। इसके अंदर रिक्वायर्ड तो था कि एक लैंड के ऊपर हमें 5 लेबर चाहिए, लेकिन हमने क्या करा, एक लैंड के ऊपर 50 लेबर लगा दी। तो ये क्या है, एक तरीके से सही नहीं होता है, ये रेशियो जो है वो आपका गलत है। जो आपका रिक्वायर्ड है सिर्फ हम उसी का यूज़ करें। उसके बाद आता है इम्परफेक्शन इन फैक्टर सूटेबिलिटी, कि हम ये देखते हैं कि कौन से फैक्टर जो हैं वो सूटेबल होंगे किसी काम के लिए या नहीं होंगे। कि लेबर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम किस टाइप की लेबर का जो है वो यूज़ कर रहे हैं और क्या वो उस काम के लिए सूटेबल है या नहीं है, इस बात की हमें जो है ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है लॉ, एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कि ये लॉ आपका कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करें तो एक तो ये एप्लीकेबल होता है किस पे, एग्रीकल्चर के अंदर। ये अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके ऊपर हमारे पास क्या है, एक लैंड फिक्स होती है। तो इस अगर फिक्स लैंड के ऊपर अगर हम कंटिन्यूसली जो हमारी लेबर है अगर हम उसको इंक्रीज़ करते रहेंगे तो ये आपके पास क्या है, जो आपका रिटर्न्स आना चाहिए वो रिटर्न्स नहीं आता और टोटल प्रोडक्शन आपके पास एक टाइम पीरियड के बाद क्या है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा ये इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका माइनिंग के अंदर। माइनिंग क्या होती है, जो खदानें होती हैं जहाँ से आप क्या है कोयला निकालते हैं। तो कोयले की खदानें क्या है, अगर आप उसको से कंटिन्यूसली माइनिंग करते हैं तो जैसे हमारे पास ये एक माइन का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक लैंड एरिया है। अगर हम इसके शुरुआती दौर की अगर हम बात करें कि अगर आपको कोयला यहाँ पर मिलता है तो इसको निकालने में क्या है, आपको ईज़िली आप इसको निकाल सकते हैं। और जब ईज़िली आप इसको निकालते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो आपकी कम आती है। लेकिन जैसे जैसे आप इस माइनिंग की गहराई में जाएंगे तो इस माइनिंग जब आप नीचे से कोयला निकालते हैं तो जब इसको निकालना क्या है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेथड होता है और इसको निकालने में जो आपकी कॉस्ट आएगी वो भी ज़्यादा आती है। इसकी कॉस्ट ज़्यादा आने के बहुत सारे कारण होते हैं कि जब आप इतनी गहराई से अगर ज़मीन से कोयला निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्या है, अच्छी लाइट चाहिए, जो आपका वाटर है वो चाहिए, जो लेबर है उसकी जान को ज़्यादा खतरा होता है तो नीचे काम करने के जो वेज हैं वो ज़्यादा लेते हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो आती हैं जहाँ पर ये लॉ आपका एप्लीकेबल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें बिल्डिंग की, तो आपने बिल्डिंग देखी होंगी जो जिसमें अगर हम बात करें जैसे इस टाइप की बिल्डिंग होती हैं तो इस तरीके के ये क्या है, इसके अंदर फ्लोर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, इस तरीके के आपके क्या है बहुत सारे फ्लोर होते हैं। तो अगर आपकी बिल्डिंग छोटी सी है, 1 या 2 फ्लोर की है, तो इसको बनाने के अंदर जो आपकी कॉस्ट आती है वो आपकी कॉस्ट कम आएगी। जैसे जैसे आपके जो फ्लोर हैं ये ऊपर बढ़ते हुए जाते हैं तो यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट जो है इसको बनाने की वो इंक्रीज़ होती रहती है और जब कॉस्ट इंक्रीज़ होती है तो यहाँ पे जो आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो आपका कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होता है क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर गए जो आप फ्लोर बनाते हैं तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या है, ज़्यादा आती है। उसके बाद आता है फिशरिंग की, जो फिशिंग है कि अगर आप जो फ़िश है अगर आप उसको एक लिमिटेड एरिया में रखते हैं तो जैसे जैसे उनकी क्वांटिटी बढ़ती है कि जैसे मान लेते हैं
हमारे पास क्या है, ये एक मान लेते हैं ये हमारे पास समुद्री इलाका है और ये हमारे पास क्या है, लैंड एरिया है। तो अगर ये हमारे पास क्या है, लैंड है, और ये हमारे पास क्या है, सी है, यानी कि समुद्र। तो अगर मान लीजिए आपकी इस एरिया में आपकी क्या है, फ़िश मिल जाती है आसानी के साथ, तो जो फ़िशिंग करना है उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी कम आती है। क्यों? क्योंकि जो आपके फ़िशर होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, उन्हें इजीली क्या है, लैंड के पास ही मछली मिल जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे मछलियाँ कम होंगी तो जो आपके पास फ़िशिंग करने वाले हैं वो क्या है, इसके अंदर ज़्यादा जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जितनी दूर से वो फ़िशिंग करके आएंगे उनकी कॉस्ट क्या है, उतनी ही ज़्यादा आती है। और जब कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो उसके प्राइस ज़्यादा होंगे, और उस कंडीशन में क्या है, टोटल प्रोडक्शन जो है वो आपका कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस जगह इस तरीके से चीज़ लॉ आपके अप्लाई होते हैं। तो उसके बाद एक इसमें बच जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्री के अंदर ये कैसी चीज़ें अप्लाई होती हैं, कि अगर हम बात करें शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन के अंदर जो है आपकी लेबर क्या है, इजीली आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी बड़े स्केल पे करना हो तो वहाँ पे इजीली ये चीज़ें आपके लिए अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं इन जगह आपका ये क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपका इम्प्लीमेंट होता है। तो आज के लिए टॉपिक जो है आपका यहीं पे फिनिश होता है। जो इसमें एक दो पॉइंट हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ये लॉ क्यों अप्लाई होता है, तो उसको आप खुद पढ़ेंगे। अगर उसमें कोई भी डाउट होगा तो आप डाउट मुझसे पूछ लेंगे। तो कल की जो क्लास है उसके अंदर जो आपका जो लेक्चर मिलेगा वो मिलेगा रिटर्न्स टू स्केल के ऊपर। कल मैं आपके लिए एक कंप्लीट क्लास लेके आऊँगा जिसके अंदर हम क्या है, रिटर्न्स टू स्केल की स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।